नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और आपका पसंदीदा न्यूज़ बुलेटिन देश प्रदेश लेकर हाजिर हूं मैं पूजा श्रीवास्तव। बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और ज़रूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रहीं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु दौरे से। पीएम मोदी ने बेंगलुरु और देश के अलग अलग हिस्सों के लिए 23,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है। रविवार को पीएम मोदी का ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर दिया ये बयान उनके बेंगलुरु दौरे पर आया, जहां वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बेंगलुरु के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह भारतीय सेना ने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करते हुए उसे कुछ ही घंटों में घुटने पर ला दिया। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। दरअसल पीएम मोदी रविवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और बेंगलुरु में कई विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया। पीएम ने बेंगलुरु और देश के अलग अलग हिस्सों के लिए 23,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने बेंगलुरु मेट्रो फेज 2 के तहत आरवी रोड से बोम्मा संद्रा तक की येलो लाइन का भी उद्घाटन किया। इसमें 19 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन में 16 स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि कर्नाटक की धरती से उनका अलग लगाव है और पिछले 11 साल में भारत की इकोनॉमी में बहुत बदलाव हुआ है और 10 नवंबर से भारत की इकोनॉमी टॉप 5 में पहुंच गई है। जब पीएम का काफिला रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहा था तो सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। उन्होंने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। और अब खबर प्रदेश से। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। सत्र से पहले सीएम योगी ने सर्वदलीय बैठक की और विधानसभा भवन के नए गुंबद का लोकार्पण किया। 13 अगस्त को सत्र 24 घंटे चलेगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र को लेकर लखनऊ में रविवार को सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। बैठक विधान भवन में की गई। इस दौरान कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। सर्वदलीय बैठक से पहले सीएम योगी ने विधानसभा के प्रवेश द्वार पर नए गुंबद सभा मंडप का लोकार्पण किया। फिर विधानसभा में कक्ष संख्या 15 के नए कक्ष का उद्घाटन किया। इस बार यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 11 से 16 अगस्त तक चलेगा। दोनों सदनों की कार्यवाही 11 से 14 अगस्त तक चलेगी। 15 व 16 अगस्त को अवकाश रहेगा। 13 अगस्त को सत्र 24 घंटे लगातार चलेगा। सभी मंत्री प्रदेश के 2047 तक के विकास का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, जिस पर सदन में चर्चा होगी। विधायकों के सुझाव और प्रस्तावों को शामिल कर प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सत्र में बांके बिहारी न्यास अध्यादेश भी पेश किया जाएगा। इससे पहले 2019 में 36 घंटे का विधानसभा सत्र हुआ था। तब सतत विकास के लक्ष्य तय किए गए थे। विधानसभा सत्र की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे हुई, जिसमें सत्र संचालन का एजेंडा तय किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में BEML की रेल कोच यूनिट का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। मध्य प्रदेश को उन्होंने मॉडर्न प्रदेश बताया और तेज विकास की सराहना की। देखिए रिपोर्ट। पहलगाम में
कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने मान लिया था भारत शांत होकर बैठ जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया, हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, जहां से उनकी आतंकिस्तान के खिलाफ वही पुरानी झलक देखने को मिली। मध्य प्रदेश के मंच से उन्होंने पहलगाम हमले के आतंकियों को भारतीय सेना द्वारा दिए गए मुंहतोड़ जवाब का जिक्र करते हुए धर्म पूछकर मारने वाले आतंकियों के खिलाफ जमकर हमलावर दिखे। आपने देखा होगा, ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी, धर्म पूछकर मारेंगे। पूछते थे कि तुम कौन हो। बहनों भाइयों, हम लोग धर्म किसी का पूछ करके किसी की हत्या नहीं कर सकते, हम लोग किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। दरअसल राजनाथ सिंह ने रविवार को मध्य प्रदेश में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML की रेल कोच यूनिट का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश को मॉडर्न प्रदेश बताया। भोपाल में रक्षा मंत्री ने BEML की नई रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन किया। ये नई फैक्ट्री 1800 करोड़ रुपए के निवेश से बनेगी। इससे 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा और वंदे भारत जैसे कोच देश के परिवहन क्षेत्र को नई रफ्तार देंगे। यह मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मॉडर्न प्रदेश है। आज रेल कोच फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ है और इसका नाम भी मैंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के नाम पर रखा है। यहाँ रेल के डिब्बों का निर्माण तो होगा ही, साथ ही रेलवे के और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स, रेलवे के अलग अलग और भी सारी सामान यहां पर बनाए जाएंगे। और मुझे बताया गया है कि 1800 करोड़ रुपया इस काम में लगेगा। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र को लेकर राजनाथ सिंह ने बताया कि अब भारत 24,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा सामान का निर्यात कर रहा है। यही भारत की ताकत है, यही नए भारत का नया रक्षा क्षेत्र है। हमारा निर्यात लगातार बढ़ रहा है। और देश प्रदेश में अगली खबर प्रदेश से। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बहराइच और गोंडा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने 500 से ज्यादा पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी और अधिकारियों को तटबंधों की निगरानी व जरूरी इंतजामों के निर्देश दिए। देखिए रिपोर्ट। रविवार को बहराइच पहुंचे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने महसी इलाके के पचदेवरी पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और नदी का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से उनका हालचाल जाना। इस अवसर पर उन्होंने अपने हाथों से बाढ़ से पीड़ित ग्रामीणों को राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। क्या है वो दिशा निर्देश, वो भी जान लेते हैं। लगातार तटबंधों का निरीक्षण किया जाए, ग्रामीणों में संक्रमण से बचाव के लिए दवाओं का वितरण किया जाए, पशुओं का टीकाकरण किया जाए, बाढ़ पीड़ितों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने दी जाए। इस समय थोड़ा राहत है, लेकिन बाढ़ से की चपेट में जो गांव आ गए हैं, जो थोड़ा सा डूब क्षेत्र में होते हैं, इस प्रकार के जो भी चपेट में आए हैं, आदरणीय सुरेश्वर जी यहाँ के हमारे माननीय विधायक जी हैं, उनकी नज़र 24 घंटा रहती है और माननीय योगी जी के नेतृत्व में सभी मंत्रियों को निर्देशित हैं, जनप्रतिनिधि अधिकारी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का दौरा करिए और राहत सामग्री जो भी बाढ़ से प्रभावित ऐसे गांव गरीब किसान के लोग हैं, ऐसे उनके घर तक पहुंचना चाहिए। और यही नहीं, जब पानी उतरे तो गाद की सफाई, स्वच्छता, छिड़काव और मेडिकल सपोर्ट भी गांव वालों को मिले। इससे पहले जल शक्ति मंत्री ने गोंडा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करते हुए एली परसोली पहुंचे, जहां एली परसोली और ब्योंदा मांझा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करके 500 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फ्री हैंड दिया था, जिससे सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा राजनीतिक समर्थन से जवानों का मनोबल और ताकत दोनों बढ़ती है। देखिए रिपोर्ट।
Certain things important. 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की ताकत पूरी दुनिया ने देखी और किस तरह से सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं को छूट दी थी, उसका भी पूरा ब्यौरा अब लोगों के सामने आ रहा है। पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने खुले मंच से इसका ब्यौरा दिया और अब भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसकी पूरी गाथा दुनिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक तरह से चेस खेल रहे थे। And of Sindoor, what we did, we played chess. Now, what does it mean? It means we did not know what is the next move the enemy is going to take and what are we going to do. This is something we called about the gray zone. Gray zone is that we are not going for the conventional operations, but we are doing something which is just short of the conventional operations. Conventional operations means go with everything, Clausewitzian approach. Take whatever you have. IIT मद्रास के मंच से जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान की भी जमकर क्लास लगाते हुए उस पर तंज भी कसा। Victory is in mind. It's always in mind. If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal. We must have won only. That's why he has become field marshal. सरकार द्वारा दी गई खुली छूट के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि इस तरह के स्पष्ट राजनीतिक समर्थन से सैनिकों का मनोबल बढ़ता है। यही कारण है कि हमारे आर्मी कमांडर ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को धूल चटाई थी। नोएडा में फर्जी पुलिस कार्यालय चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये खुद को इंटरनेशनल पुलिस बताकर ठगी करते थे। आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज, मोहरे और ID कार्ड बरामद हुए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। गाजियाबाद में पकड़े गए नकली दूतावास के बाद अब नोएडा में फर्जी पुलिस कार्यालय खोलकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का थाना फेज 3 पुलिस ने पर्दाफाश कर 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। ये आरोपी नोएडा के BS 136 सेक्टर 70 में इंटरनेशनल पुलिस और क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो चला रहे थे। क्या है पूरा मामला, उस पर भी नजर डालते हैं। फर्जी पुलिस कार्यालय खोलकर यह लोग खुद को एक पैरेलल पुलिस बताकर ठगी करते थे। यह लोग फर्जी दस्तावेज का प्रयोग कर खुद को एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एंटिटी के रूप में प्रस्तुत करते थे। इन लोगों ने 4 जून को कार्यालय खोलने के लिए रेंट एग्रीमेंट किया था और 1 हफ्ते से ऑफिस का संचालन कर रहे थे। शिकायत में पता चला कि यह लोग इंटरनेशनल पुलिस और क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे थे और लोगों को झांसा देते थे कि वह उनके पुलिस के काम करवा सकते हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ चीटिंग, फोर्जरी और एम्बलम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फेज 3 पुलिस टीम के द्वारा एक भ्रामक पुलिस कार्यालय का पर्दाफाश किया गया। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग करके खुद को एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एंटिटी के रूप में खुद को दर्शाते थे और इस तरह के स्टैम्प्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के कूट रचित दस्तावेज से खुद को एक प्राधिकृत संस्था बताकर यह लोग लोगों के साथ छल और ठगी करते थे। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनके ऊपर चीटिंग, फोर्जरी और एम्बलम एक्ट के स्वतंत्र धाराओं में मुकदमा दर्ज है। यह लोग खुद को कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भी हिस्सा बताते थे, परंतु इनके पास कोई भी उनसे रेलिवेंट और कोई भी नेसेसरी कागजात इनके पास से बरामद नहीं हुए। पकड़े गए आरोपी वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। इनके पास 9 मोबाइल फोन, 17 स्टाम्प मोहर, 6 चेकबुक, 9 आइडेंटिटी कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 वोटर ID कार्ड, 6 ATM कार्ड, 3 प्रकार के विजिटिंग कार्ड, मंत्रालय से प्राप्त सर्टिफिकेट, कंप्यूटर और 4 इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के बोर्ड बरामद किए गए हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना सूचना और सुनवाई के नहीं हटाया जाएगा। 1 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं और प्रक्रिया पारदर्शी रखने के प्रयास जारी हैं। देखिए रिपोर्ट।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर हो रहे विरोध के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इसमें मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर करने के आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना और सुनवाई के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। क्या है पूरा मामला, अब वो भी जान लीजिए। बिहार में एसआईआर के दौरान गलत तरीके से नाम हटाए जाने की कोशिशों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने आरोप लगाया कि बिहार में एसआईआर के दौरान गलत तरीके से 65 लाख मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस मामले में अब 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में बताया कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है और 1 अगस्त 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। यह चरण बूथ स्तर अधिकारियों बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं के नाम और आवश्यक फॉर्म जुटाने के बाद पूरा हुआ। कुल 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में से 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने अपने नामों की पुष्टि करते हुए दस्तावेज जमा किए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल मतदाता सूची में सुधार के लिए शिकायत और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने कहा कि प्रक्रिया की पारदर्शिता और जनता की जागरूकता के लिए रोजाना प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम अंतिम सूची से वंचित न रह जाए। वाराणसी में पुलिस लाइन से कचहरी रोड तक अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन चला। करीब 300 मीटर क्षेत्र में दुकानों और मकानों को तोड़ा गया। प्रशासन ने इसे यातायात सुधार और सड़क चौड़ीकरण परियोजना का हिस्सा बताया। देखते हैं रिपोर्ट। यूपी में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी बीच रविवार को वाराणसी में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां पुलिस लाइन से कचहरी रोड तक अतिक्रमण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रही। वाराणसी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रविवार सुबह 11:30 बजे शुरू हुई। इस दौरान कचहरी चौराहे से पुलिस लाइन तक अतिक्रमण हटाया गया। यह बुलडोजर एक्शन पक्की बाजार से लेकर गोलघर कचहरी चौराहे तक हुआ। करीब 300 मीटर के इलाके में प्रशासन का बुलडोजर चला। इसके बाद आसपास लगी 30 से 40 दुकानों और मकानों को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रही। यह इलाका मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को पहले ही नोटिस देकर सूचित कर दिया था। ड्रोन भी है, रूफटॉप ड्यूटियां भी हमारी लगी हुई हैं। किस एरिया का है ये पूरा पुलिस लाइन एरिया का है, पुलिस लाइन से कचहरी एरिया का है। वहीं प्रशासन की माने तो यह कार्रवाई यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़क चौड़ीकरण परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए की जा रही है। पुलिस लाइन से कचहरी तक लगभग 300 मीटर तक रोड को चौड़ा किया जाएगा, जिसके कारण अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर मनगढ़ंत आरोप लगाने और कर्नाटक मुद्दे पर चुप्पी साधने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोकप्रियता घटने के कारण ही राहुल गांधी चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता और इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। भाजपा नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी, a perpetual youth of Indian politics who is consistently demeaning and degrading all the constitutional institution, a new avatar of Goebbels, is now trying to put forth his frustration of losing power by making an unnecessary, uncalled for and totally false allegation on Election Commission. भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद ना तो मुख्यमंत्री ना तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोई बात कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि वो खुद कर्नाटक से आते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपके चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? डेप्यूटी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं?
यदि आप ये चाहते हैं कि सरकार के द्वारा नहीं हो, यद्यपि आप स्वयं नेता प्रतिपक्ष के रूप में कैबिनेट मंत्री का दर्जा पात्र हैं, यानी आप स्वयं सरकार की दृष्टि से सरकार के एक हिस्से हैं, क्योंकि आप कई कमेटीज में भी हैं, परंतु पार्टी से कराना हो तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं कर रहा है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी सबसे वरिष्ठ नेता हैं और वो कर्नाटक के हैं, शायद इसलिए वो नहीं कर रहे हैं कि उन्हें हकीकत पता है। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी अपनी लोकप्रियता खोने के कारण चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देश प्रदेश में आगे हम दिखाएंगे बुलंदशहर की एक बड़ी खबर, पहले एक विराम। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाह, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। गुड गुड। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। बुलंदशहर पुलिस ने दुष्यंत हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके ताऊ बलराज समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया था। क्यों की गई दुष्यंत की हत्या, देखिए इस रिपोर्ट में। बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद कोतवाली पुलिस ने चर्चित दुष्यंत हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में दुष्यंत की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 7 अगस्त को चांदोक गांव के जंगल में शेखपुरा रोरा निवासी दुष्यंत चौधरी का गोली लगा शव बरामद हुआ था। क्या था पूरा मामला, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। बुलंदशहर पुलिस ने दुष्यंत हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में पता चला कि दुष्यंत की हत्या जमीन हड़पने के लिए की गई थी। मुख्य आरोपी दुष्यंत का ताऊ बलराज है। बलराज मृतक दुष्यंत की हिस्से की जमीन पर कब्जा करना चाहता था, जिसके लिए बलराज ने 2 शूटरों को 1 लाख रुपए देकर हायर किया। शूटरों ने पहले दुष्यंत को शराब पिलाई, फिर जंगल में ले जाकर गोली मार दी। पुलिस को जांच के दौरान परिजनों पर शक हुआ। दुष्यंत के ताऊ बलराज से सख्ती से पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में बलराज ने हत्या कराने की बात कबूल कर ली। 1 लाख रुपए में रंजीत और नितिन को दुष्यंत की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। बलराज रिश्ते में मृतक युवक दुष्यंत का ताऊ एवं मौसा है। उसके नाम पर कुछ जमीन थी, उसी को हड़पने के लिए बलराज ने ये हत्या कराई है। इस घटना में ये संज्ञान में आया है कि बलराज जो मृतक का रिश्ते में ताऊ व मौसा है, पूर्व में उसके द्वारा मृतक की मां की हत्या की गई थी, क्योंकि उसे यह शक था कि मृतक की मां के द्वारा उसके भाई की हत्या पूर्व में कराई गई। पुलिस ने आरोपियों से 2 अवैध तमंचे, 3 खोखा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। ये सभी हत्याकांड में इस्तेमाल हुए थे। पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। यूपी में क्या है बारिश का हाल, जानेंगे अगली खबर में, लेकिन पहले एक छोटा सा विराम। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो,
नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। यूपी में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, जबकि मौसम विभाग ने अगले सप्ताह तक रुक रुक कर बारिश और सतर्क रहने की सलाह दी है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जिन सड़कों पर लोगों की आवाजाही लगी रहती थी, अब उन सड़कों पर पानी भरा दिखाई देता है। बता दें कि मौसम विभाग ने 51 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं प्रदेश में भारी बारिश से कैसे हालात हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा, सरयू, शारदा, घाघरा में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अयोध्या में सरयू नदी के उफान से 18 गांव चपेट में आ गए हैं। बुलंदशहर के आहार क्षेत्र में गंगा का रौद्र रूप तबाही मचा रहा है। सिद्ध बाबा गंगा घाट पर तेज बहाव में गंगा मंदिर, हनुमान मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, जाहर वीर बाबा मंदिर बह गए हैं, जबकि 3 धर्मशालाएं भी बह गईं। नवनिर्मित सीसी रोड का करीब 10 मीटर हिस्सा बहाव में टूटकर बहा। फर्रुखाबाद में गंगा नदी में बाढ़ की चपेट में आए 40 गांव। गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के कई गांव बाढ़ग्रस्त हुए। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री एवं स्वास्थ्य सुविधा लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में भरा पानी। देखिए, जो हरिद्वार से कुछ पानी जो डिस्चार्ज किया गया है, उसकी वजह से थोड़ा सा पानी गंगा का लेवल बढ़ गया है, लेकिन अभी भी इस तरह की कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं है। कल भी हम लोगों ने वहाँ का दौरा किया था और इसमें कुछ गाँव में जो खेत हैं वहाँ तक कुछ पानी आया है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सभी प्रकार की ड्यूटीज़ और बाढ़ चौकियाँ हमारी रेडी है, हमारे शरणालय रेडी है और किसी भी तरह की कोई स्थिति होती है तो तत्काल इसको प्लान। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह तक रुक रुक कर बारिश होने के संकेत दिए हैं। बारिश का ये दौर खासतौर पर मध्य और पश्चिमी यूपी के जिलों को प्रभावित करेगा। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें, सुरक्षित जगहों पर रहें और बिजली गिरने की घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतें। देश प्रदेश में आज इतना ही। नमस्कार।